तो आज बात करेंगे क्रांति के ऊपर और मनोविज्ञान तक समझेंगे कि क्रांति कितनी जरूरी है स्पेशली भारत में और क्यों नहीं चल पाती क्रांति। पहली बात तो यहाँ भारत में मरे हुए आदमी हैं, सोए हुए आदमी हैं, उनको किसी क्रांति से मतलब नहीं। उनमें इतना संतोष भरा हुआ है कि वो अपने आप को गुलाम कर देंगे सदियों तक, छोटे से थोड़े से आदमियों के गुलाम कर देंगे, लेकिन क्रांति कभी करेंगे नहीं जब तक उनके मरने मारने की बात ही नहीं आएगी, जब तक पानी सिर से ऊपर जाएगा ही नहीं, तो तब तक यहाँ भारत के आदमी क्रांति करेंगे ही नहीं। इतने सहनशील है क्योंकि भारत में सिखाया गया है कि संतोष ही सबसे बड़ा परमानंद है। तो वो इतना संतोष करते हैं, इतना संतोष करते हैं, हजारों साल बीत जाते हैं। आप महंगाई बढ़ाओ, आप टैक्स बढ़ाओ, आप सड़क उनको गड्ढे भरी दो, आप उनको ना तो एजुकेशन दो ना हॉस्पिटल दो, इतने सहनशील आदमी हैं, सहते चलेंगे और ये सोचेंगे कि हमारा कर्म है अपना खाना पानी करना और ये तो भगवान ने दिया हुआ है, कभी क्रांति नहीं करेंगे। उसको अपना भगवान की तरह से कृपा समझेंगे कि ये रोड तो है, गड्ढे चाहे भले ही हो। तो भारत में तो ये बात रही है शुरू से। जो भी क्रांतियां होती हैं बीच बीच में, कुछ एक आदमी जगते हैं, उठाते हैं आवाज, उनको दबा दिया जाता है। आप समझो मनोविज्ञान की मदद से कि वो फेल क्यों हो जाती हैं, क्यों नहीं चल पाती क्रांतियां। सबसे पहला रीजन मैं आपको दूं तो हर क्रांति में ना चाहिए होता है एक बड़ा उद्देश्य, एक साझा उद्देश्य। जो क्रांति कर रहे हैं उनकी मांग क्या है, उनका उद्देश्य क्या है? क्या उनका उद्देश्य समाज के हित के लिए है, समाज की भलाई के लिए है, जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए है, या एक पर्टिकुलर एक आदमी की भलाई के लिए है? पहला उद्देश्य। दूसरा, जो भी क्रांति वो कर रहे हैं क्या वो लोगों को इमोशनली टच कर रही है, एक भावना दे रही है लड़ने की, उठने की, बदलाव करने की। उसी बदलाव की आंधी में कुछ होता है। क्या वो जो वो क्रांति कर रहे हैं, जो लोग हैं, वो सभी समाज को जोड़ती है, सभी धर्मों को जोड़ती है? ये ना हो कि वो एक धर्म या एक समाज, एक कास्ट तक सीमित हो जाए, तो उसके ज्यादा चांस हो जाएंगे फेल होने के। तीसरा है जनसमूह, ज्यादा आदमियों का ना जुड़ना। अगर आप क्रांति कर रहे हो, अगर आप आदमियों को नहीं जोड़ पा रहे उस क्रांति में, अपने उद्देश्य उनको नहीं समझा पा रहे, तो कम जनसमूह के कारण भी आपकी क्रांति फेल समझो। जब तक आपके पास एक भीड़ नहीं है क्रांतिकारी लोगों की, तो आप ज्यादा दिन तक नहीं झेल पाओगे सिस्टम को, सिस्टम से नहीं लड़ पाओगे। इससे अगला रीजन है प्रचार। कुछ एक क्रांतियों का प्रचार उस लेवल पे नहीं हो पाता जो होना चाहिए। चाहे वो आज के टाइम में सोशल मीडिया हुई, पहले के समय में रेडियो था, समाचार पत्र थे, तो अलग अलग माध्यम अलग अलग समय में रहे हैं। इसके आगे आता है एक प्लानिंग, कम रणनीति और एक समयबद्ध, योजनाबद्ध ना होना किसी भी क्रांति का, उसको फेल होने के रीजन बनते हैं। जो क्रांति होती है ना वो प्लानिंग से होती है, योजनाबद्ध तरीके से होती है, एक रणनीति तय होती है उसमें पहले से ही, क्योंकि उसमें एक जनसमूह होता है। वो जनसमूह अपना काम छोड़ के आ रखा है, उसको खाना भी चाहिए, उसको रहने के लिए जगह भी चाहिए एक पर्टिकुलर, और ये सारी चीजें एक लयबद्ध तरीके से करनी होती है ताकि कोई भी आदमी उस भीड़ में से कानून ना तोड़े, अफवाह ना फैलाए, कुछ भी ऐसा ना करे कि वो क्रांति टूट जाए। क्योंकि वो भीड़ है, उत्तेजक भीड़ है, वो एनर्जी का एक पुंज है। वो एनर्जी इतनी भयावह होती है, जब आप उसको इमोशनली टच दे देते हो तो वो कुछ भी कर सकती है। वो आग लगा सकती है, चीजें तोड़ सकती हैं, उथल पुथल कर सकती है। उस
एनर्जी को, उस गुस्से को सही डायरेक्शन में लेके जाना है, ना कि देश में नुकसान करना है, ना कि कानून अपने हाथ में लेना है। एक योजनाबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से जो क्रांति होगी वही आगे चलेगी, उसी का कुछ सफल परिणाम मिलेगा। अगली बात है, उस क्रांति को थोड़ा सा लचीला होना पड़ेगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कुछ मांगे यहाँ पे आ रही हैं, सरकार ये मांगे मांग रही है, सिस्टम मान रहा है, तो उसको थोड़ा सा मोल्ड होना पड़ेगा कि भाई इतना हो गया तो चलो ठीक है। ये नहीं कि रिजिड रहेंगी, एक ही बात पे अड़े रहेंगे, तो भी कम चांस हो जाते हैं उस क्रांति के आगे बढ़ने का, क्योंकि वो किसी की बात सुन ही नहीं रहे। सिस्टम उनसे बात करने आता है तो बात ही नहीं सुनेंगे। अगला है, आपकी क्रांति के अंदर अपोजिशन पार्टी का कोई भी समूह घुस जाना, तो उससे क्या है, आपकी क्रांति, आपका आंदोलन एक अपोजिशन पार्टी का जत्था बन जाता है। और जो सिस्टम में बैठे हुए आदमी हैं ये बोलते हैं कि इस आंदोलन को तो हाईजैक कर लिया किसी फला पार्टी ने। तो जो जनमानस है, जो देश के और जनमानस है जो क्रांति में शामिल नहीं हुए, वो ये समझते हैं कि ये जो आंदोलन है किसी एक पार्टी का आंदोलन है, ना कि जनसमूह है पूरे देश का। तो ये भी एक रीजन बन जाता है उसका फेल होने का। अब आगे आते हैं, तो आप क्रांति कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उस सिस्टम है जो ऊपर बैठे हुए हैं वो तो उसको तोड़ेंगे, दबाएंगे। तो उनके 2-3 तरीके होते हैं, या तो उस समूह पे लाठीचार्ज करा देते हैं, पुलिस का दबाव बनाते हैं, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम बंद करने की कोशिश करते हैं, इंटरनेट बंद कर दिया, जो मेन उनके लीडर हैं उनको उठा के बंद करने का काम करते हैं, ताकि उस समूह के अंदर उनका मनोबल टूट जाए कि उनके लीडर पकड़े गए। तो ये काम तो सिस्टम ऑलरेडी करता है, उनको पता होता है कि किसी भी क्रांति को कैसे तोड़ा जाता है। इससे आगे आए तो वो सिस्टम जो मेन लीडर होते हैं उनको खरीद लेता है, पैसे देके खरीद लेता है, या उनको अपने साथ मिला देता है, पार्टी में आने का लालच दे देता है। अब जो उस क्रांति को कर रहे हैं, अगर वो लीडर सक्षम नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो वो टूट के उनमें सिस्टम में शामिल हो जाएंगे, पैसों के दबाव में या किसी बड़े पद के दबाव में। तो वो जो उनकी क्रांति थी वो आंदोलन फेल हो जाएगा। इससे आगे चले तो जो आंदोलन है, क्रांति है, वो एक सीमित समय के लिए पहले ही प्लानिंग हो तो अच्छा है, क्योंकि जब भी आपकी क्रांति आंदोलन बहुत ही लंबा जाता है तो उसके लिए खाना, रहने की व्यवस्था और लोगों का एक जगह पे हुजूम रुकना काफ़ी मुश्किल होता है। जो लोगों के अंदर जो गुस्सा था, भावना, जिस भावना से वो जुड़े थे, वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो आपके चांस कम हो जाते हैं कि आपका आंदोलन, आपकी क्रांति ज़्यादा लंबी चले।